दोस्तों नमस्कार। मौसम बदल रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम की जानकारी आपको संसद के भीतर दिखाई नहीं देगी। वहां तो खूब रोशनी है, खूब ठंडी हवा है, आसमान दिखाई देता नहीं है, जमीन भी कारपेट से ढकी हुई है। और इस 5 सितारा जीवन के भीतर कहां आप देख पाएंगे आसमान और जमीन और इस देश के भीतर की हरियाली। और इन तमाम परिस्थितियों में यहां के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं देख पाएंगे। तो क्या पहली बार संसद के भीतर का माहौल भी अब बदलने लगा है? जिस बदलते मौसम का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें बदलते मौसम के साथ कुर्सी की पेटियों को बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों पर लगी पट्टी को हटाने की जरूरत है। सिर्फ आपको अपने कानों के भीतर जो रुई आपने ठूस रखी है, अब उसको हटाकर सही मायने में इस आसमान तले जो आवाजें उठती हैं उसे सुनने की जरूरत है। और शायद इसीलिए पहली बार संसद के भीतर की चकाचौंध पर संसद के भीतर ही आवाज उठी। और आवाज किसी दूसरे ने नहीं उठाई, जो इस देश को नाप चुका है, समझ चुका है इस देश की हकीकत क्या है। अब वो समझ चुका है कि मौजूदा मोदी सत्ता की हकीकत क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता और सत्ता के जरिए उनकी सत्ता वाली विचारधारा की नब्ज को किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा, राहुल गांधी ने पकड़ा। और पार्लियामेंट के भीतर ही जब पहली बार इसका एहसास कराया कि एक शानदार जगह है, नई संसद सज धज कर है, चारों तरफ बल्ब चुंधिया रहे हैं, ठंडी हवा एसी की बह रही है, आसमान देख नहीं सकते हैं लेकिन पांव तले बहुत अच्छी कारपेट बिछी हुई है, तमाम जगहों पर नक्काशी की हुई है। और खुद बीजेपी के सांसद घूम घूम कर बताते हैं, देखिए इस कारीगरी में भारत की संस्कृति झलकती है। लेकिन भारत की संस्कृति जिस खुले आसमान तले और नंगी जमीन पर झलकती और समझी जा सकती है, वहां पर सत्ता के पांव पड़ते नहीं हैं या वो बचना चाहती है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के भीतर इन्हीं बातों को खुले तौर पर जब कहा तो शायद कोई इसका मतलब समझ नहीं पाया कि संसद के भीतर से अब भारत को या इंडिया को आप नहीं देख सकते हैं। और बीते 9 बरस से जो सत्ता की खातिर वोट बैंक की मशक्कत बीजेपी ने की, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने की। और 9 बरस के बाद इसी संसद के विशेष सत्र में जब सवाल उसी वोट बैंक का आया तो प्रधानमंत्री के जमीन तले से जमीन नहीं खिसकी बल्कि एक और कारपेट बिछा दी गई। और इस बात का एहसास कराया गया कि देखिए, कांग्रेस के वक्त यह सब नहीं होता था, तो मौजूदा वक्त में आप और कांग्रेस क्यों इस बात का जिक्र करते हैं? जिक्र यहां पर ओबीसी का है। इस देश ने पहली बार 2014 में खुले तौर पर जाना जब बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह उस वक्त थे। उन्होंने कहा इस देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री मिला है। हालांकि वो भूल गए थे उस दौर में कि देवगौड़ा भी थे ओबीसी और चौधरी चरण सिंह भी थे। बाद में बहुत सारे लोगों ने उन्हें बताया, पहला मत कहिए, यह कहिए कि सबसे ताकतवर ओबीसी नेता निकल कर आया है। तो इसी की धुन में सभी समा गए। और उसके बाद बीजेपी के भीतर के घटनाक्रम बतलाते हैं कि कल तक जो आरएसएस जिस विचारधारा पर चलती थी, बीजेपी जो अपने तौर पर आरएसएस की विचारधारा को एक आदर्श स्थिति मानती थी, सत्ता के लिए समूची राजनीति बदल गई। और ओबीसी की धारा बीजेपी के भीतर और संघ के भीतर इस तरीके से मजबूत होती चली गई कि हर जगह सिर्फ एक ही नाम आता था, ओबीसी वो है या नहीं है। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड के भीतर की स्थिति हो, मध्य प्रदेश के भीतर की स्थिति हो, महाराष्ट्र के भीतर की स्थिति हो या तमिलनाडु में भी राजनीतिक जमीन पाने की सोच बीजेपी के भीतर झलक रही हो, सब जगह ओबीसी नेताओं को खोजा जा रहा है। क्यों खोज रहे हैं ओबीसी नेताओं को? और दूसरा सवाल था कि क्या जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया वह सिर्फ इंडिया के डर से बुलाया गया, जिस तरीके से पहले इंडिया के डर की वजह से भारत शब्द को हावी करने की कोशिश की गई। अलग अलग वक्त में अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या ये सरकार इस दौर में चुनावी दौर से पीछे खिसकती जा रही है और वो डरने लगी है? महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी
महिलाओं को आरक्षण अलग से ना दिया जाए, यह इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के वक्त नहीं था। तो एक क्षण के लिए बदलती राजनीति और बदलते राजनीतिक मौसम को जरा परख लीजिए। एक वक्त कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ हुआ करती थी। वो मंडल के बाद की राजनीति का दौर था और उसी की परिस्थिति है कि बिहार और यूपी में मंडल से निकली हुई राजनीति ने पैर पसारे और सत्ता उनके हाथ में आ गई। इस बात को बीजेपी ने बाखूबी समझा और उसने जो सोशल इंजीनियरिंग की उसमें ओबीसी का जिक्र तो होता था, लेकिन खुले तौर पर ओबीसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद किया गया और एक के बाद एक इस देश के भीतर में हर जगह ओबीसी की मौजूदगी होनी चाहिए। यह पाठ सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं रेंगा, बल्कि चुनावी रैलियों में खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूकते थे, ओबीसी चाहिए माइनस यादव, दलित चाहिए माइनस जाटव, क्योंकि तब मायावती ठसक के साथ खड़ी थी। लेकिन मौजूदा वक्त में मायावती की राजनीति कहीं सिकुड़ गई है। लेकिन इस दौर में इंडिया बना तो ओबीसी के तमाम वोट बैंक अगर उसके साथ चले जाएंगे तो कुछ सवाल बड़े होंगे। लेकिन हमने कहा ना, राजनीति के साथ बदलते राजनीतिक मौसम को भी समझिए। एक वक्त आरएसएस आरक्षण के खिलाफ थी, आज वो आरक्षण के पक्ष में है, खुलकर पक्ष में है और वो बताती है कि 200 वर्षों से क्या कुछ इस देश में कैसे शोषण हुआ है पिछड़ा तबके को लेकर। एक वक्त ओबीसी के खिलाफ कांग्रेस हुआ करती थी। एक वक्त जब संसद के भीतर महिला आरक्षण कांग्रेस के दौर में आ रहा था, तब जो सवाल समाजवादी पार्टी खड़ा करती थी, आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। उसे भी इस राजनीतिक दौर में समझ में आ गया कि किसे हराना है और किसको हराकर अपनी राजनीति बचाई जा सकती है। इस बदलती राजनीतिक परिस्थिति के भीतर क्या बीते 9 बरस से जो मशक्कत बीजेपी करती आ रही थी, उसमें पहली बार उससे बड़ी चूक महिला आरक्षण को लेकर तो नहीं हो गई। एक ऐसी चूक जिसमें अब ओबीसी का वोट उसके पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, इस सवाल को लेकर उसके भीतर इतने सवाल उठ खड़े हुए हैं कि संसद सत्र अब खत्म होते ही सबको दौड़ा दिया गया अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने भी सांसद हैं, जो भी जहां पर विधायक हैं, और एक ही बात का जिक्र करें कि इस देश में महिलाओं का हिमायती कोई है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उसमें आप एससी, एसटी और ओबीसी का भी जिक्र मत कीजिए, महिलाओं का जिक्र कीजिए, क्योंकि महिला वोट बैंक अगर बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा तो फिर ओबीसी का वोट बैंक कोई मायने नहीं रखेगा। लेकिन क्या यह डर वाकई बड़ा हो चला है बीजेपी के भीतर? दूसरा बड़ा सवाल था कि जब आपने विशेष सत्र को बुलाया तो आपके जहन में क्या रेंग रहा था? क्या वाकई राहुल गांधी ने जो सवाल ओबीसी को लेकर किए और इस दौर में संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए प्रधानमंत्री पर सीधा कटाक्ष किया, क्या उसका जवाब कोई दे पाने की स्थिति में है? या पहली बार राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों समझ गए कि इस देश के भीतर में बदलते राजनीतिक हालात में कहां पर खड़े होना है और अपने किस बयान के जरिए कौन सी राजनीति को साधना है जिसके जरिए चुनावी जीत मिल सकती है और सामने वाला हार सकता है। अब यह खुले तौर पर पूरा मैदान खुल गया है। जरा समझने की कोशिश कीजिए, इस देश में सेक्रेटरी लेवल पर 90 सेक्रेटरी की लिस्ट राहुल गांधी ऐसे हाथ में लेकर खड़े होते हैं पन्नों के जरिए ये बताने के लिए कि देखिए इन पन्नों के भीतर 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं। एसटी और एससी का जिक्र भी मत कीजिए, उनके लिए भी जो सीटें निर्धारित है, जो नौकरियां निर्धारित है, उसको भी दे पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार नहीं है, हर संस्थान में नहीं है। यह एक फैक्ट है। आरक्षण तो है, पद भी निर्धारित है, लेकिन वहां पर व्यक्ति की नियुक्ति नहीं है। तो क्या यह पूरा आरक्षण का खेल सिर्फ इसलिए खेला जा रहा था कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसके जरिए हम 2024 के चुनाव में कूद सकें, और इसीलिए संसद का विशेष सत्र बुलाकर लगातार इस बात को लेकर मशक्कत की जा रही थी कि वह कौन सा इशू होगा जिसके जरिए चुनाव के मैदान में कूद जाएं। लेकिन खुले तौर पर जब राहुल गांधी ने 3 बातों का जिक्र पार्लियामेंट के भीतर यह कहकर कर दिया,
या कहें उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आईना दिखला दिया कि इस चकाचौंध की संसद के भीतर का सच इस देश का सच नहीं है, क्योंकि आप ट्रांसफर ऑफ पावर चाहते ही नहीं है। इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस में जो नौकरशाह इस देश को चलाती है, उस नौकरशाही की टीम में भी आप उन्हें हक नहीं देते हैं, जो आप खुद जिस परिवेश से आते हैं, जिसका जिक्र आप कहते हैं कि हम ओबीसी हैं। और तीसरी बात, जो भी ऐलान होता है उस ऐलान के साथ उस दौर में जो राजनीति चल रही होती है उससे आप डर जाते हैं। तो एक क्षण के लिए पहला मुद्दा ओबीसी का उठाइए, क्योंकि इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में कितनी बड़ी तादाद ओबीसी की है। अगर वह वोट बैंक के तौर पर बीजेपी को डर लगने लगा है कि अब यह बात बाहर जानी नहीं चाहिए कि महिला आरक्षण को लेकर समूचा विपक्ष साथ तो दे रहा है, लेकिन एक ही सवाल पर अटका हुआ है, वह ओबीसी का सवाल है। तो क्या ओबीसी के हक में बीजेपी नहीं है जब समूचा विपक्ष साथ में खड़ा है? बिहार के भीतर 62% ओबीसी की मौजूदगी है, जो अलग अलग माध्यमों से हमारी टीम ने कलेक्ट किया। उसमें 2011 का सेंसस है। उसके भीतर इस दौर में जो बच्चे स्कूल में जाते हैं और वहां जो कास्ट लिखा जाता है उसके जरिए पूरा का पूरा डाटा है। और कई अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने जो निकाला है उसका एवरेज निकालकर जो जानकारी निकलती है उसमें बिहार में 62% ओबीसी, उत्तर प्रदेश के भीतर 54.5% ओबीसी, झारखंड के भीतर 46.8% ओबीसी, मध्य प्रदेश के भीतर 41.5% ओबीसी, राजस्थान के भीतर 47.3% ओबीसी, गुजरात में 40% ओबीसी और महाराष्ट्र में 33% ओबीसी। और अगर आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा तो वहां भी ओबीसी की तादाद बहुत ज्यादा है। केरल में 65% है, तमिलनाडु में 76% है। और सोचिए, जब हम 76% का जिक्र करते हैं ओबीसी को लेकर, तो वहां 50% आरक्षण ओबीसी को लेकर दिया गया और उसको 3 हिस्सों में बांटा गया। बैकवर्ड क्लास 26.5%, बैकवर्ड क्लास मुस्लिम 3.5%, मोस्ट बैकवर्ड क्लास 20% उनको भी दिया गया। उनके भीतर भी 3 हिस्से बांटे गए। तो तमिलनाडु की राजनीति के भीतर बीजेपी कैसे घुस पाएगी? और अगर तमिलनाडु के भीतर नहीं घुस पा रही है तो जिन राज्यों का हमने जिक्र किया जहां 35 से 65% तक ओबीसी की मौजूदगी है, वहां पर अगर ओबीसी का मुद्दा 2024 के चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया, तब क्या होगा? खास तौर से जब आप ओबीसी की राजनीति को साधने के लिए ओबीसी के नेताओं को एनडीए में शरीक करने के लिए बेचैन रहते हैं और लगातार उनको शामिल करने की दिशा में रणनीति और बिसात बिछाते चलते हैं। क्योंकि दक्षिण के भीतर में कर्नाटक में भी 55.5% ओबीसी है, आंध्र प्रदेश के भीतर 50% ओबीसी है। ये मैसेज क्या है? मैसेज एक ही है, अगर ओबीसी के इशू पर इस देश के भीतर चुनाव हो जाए तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा पूरे देश के भीतर से। जहां जहां जिन जिन राजनीतिक प्रयोग के जरिए वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग करती है या जातीय राजनीति को आगे बढ़ाती है, वहां वहां उसका बंटाधार। और महिला आरक्षण लाया गया कि एक नए मुद्दे को खड़ा करके लोगों को डायवर्ट किया जाए और इस देश की आधी आबादी को लेकर जो सवाल रसोई और सामाजिक और आर्थिक तौर पर हर महिला को परेशान इस दौर में कर रहा है, वो कम से कम अपने आप को एम्पावर समझे और बोले कि हां सरकार ये लेकर आई है। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर अब ये खुले तौर पर सरकार मान चुकी है, जो मान ही चुकी है पार्लियामेंट के भीतर में, जहां पर वो कह रही है 2029 से पहले तो बिल्कुल नहीं। जबकि सवाल सिर्फ इतना है कि मौजूदा वक्त में जो पार्लियामेंट चल रही है उसमें आप 1/3 महिलाओं के हिस्से में डाल दीजिए और बाकी को कह दीजिए कि हां वो धीरे धीरे चीजें होंगी, लेकिन हमने मैसेज पूरा किया, हमने 1/3 यानी 33% आरक्षण महिलाओं को दे दिया पार्लियामेंट के भीतर। और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी इस देश के भीतर, जो फिर सेंसस होगा, जो फिर डिलिमिटेशन होगा, जो भी होगा। तो क्या सरकार इस बात से भी डर रही है कि इस दौर में जो महिलाओं के सामने घर चलाने को लेकर मुश्किल हालात हैं,
उसमें अब वो क्या करे? ये सवाल अगर पहला सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर सत्ता को चिता रहा है, तो इसका दूसरा हिस्सा यह भी है, पहली बार जो प्रधानमंत्री मोदी ने बीते 9 बरस में अपने वोट बैंक को बनाने की मशक्कत की और आरएसएस तक को कह दिया कि आप अपने यहां जो जिले तक में नियुक्ति करते हैं उसमें ध्यान दीजिए कि ओबीसी को स्पेस मिलना चाहिए, वहां जरूरी नहीं है कि ब्राह्मणों को स्पेस मिले। और एक के बाद एक, चाहे उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, एक झटके में ओबीसी की एक लंबी कतार आरएसएस के भीतर भी आकर खड़ी हो गई है। तो यह राजनीतिक तौर पर बदलाव है या राजनीतिक मौसम का बदलाव है कि आरएसएस ने भी अपनी पूरी विचारधारा बीजेपी के पास सत्ता बरकरार रहे या मोदी प्रधानमंत्री बने रहे, इसीलिए करने की शुरुआत की। यह उसका एक छोटा हिस्सा है। बड़ा हिस्सा यह है कि 2025 में, जो 2024 से ही शुरू हो जाएगा, आरएसएस के 100 बरस। आरएसएस अपने तौर पर इस देश में खुद के राजनीतिक प्रयोग अभी तक राजनीतिक शुद्धिकरण के जरिए करती थी कि राजनीति में जो जाए उसका शुद्धिकरण हम कर दें और बतलाएं कि आदर्श पॉलिटिक्स क्या होती है। लेकिन पहली बार आरएसएस की पूरी ट्रेनिंग बीजेपी की पूरी सत्ता की फिलॉसफी को ही आरएसएस की विचारधारा के तौर पर आत्मसात करते हुए आने वाले वक्त में आरएसएस कैसे बीजेपी के साथ और राजनीतिक सत्ता के साथ मिलकर काम करे, जिससे किसी भी मुद्दे पर कोई टकराव की परिस्थिति ना हो, यह भी पहली बार अपने तौर पर अब 100 बरस में निकल कर आने वाला है। तो क्या इस देश के भीतर में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव या राजनीतिक परिस्थितियों का अंतर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उस राजनीतिक बिसात पर ही रेंगने लगा है, जिसको वो सोचते रहे कि यह हमारे अनुकूल हो जाएगा और एक झटके में चीजें पलटने लगी। यहां पर राहुल गांधी का और जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की राजनीति भी अभी तक इस देश की जमीनी हकीकत से बचती थी। किसने हिम्मत की कि पार्लियामेंट के भीतर खड़ा होकर कहे कि यह चकाचौंध तो ठीक है लेकिन इस देश के लिए अनुकूल नहीं है? किसमें इतना दम था कि नई नई पार्लियामेंट के भीतर खड़ा होकर कहे कि आप जिन बातों को दिखाना चाहते हैं उसमें ट्रांसफर ऑफ पावर है ही नहीं, आप तो सत्ता पे कब्जा किए हुए हैं और चाहते ही नहीं है कि सत्ता आपके हाथ से किसी भी तरीके से फिसले। मौसम बदल रहा है, बादल घने हो रहे हैं। राजनीतिक तौर पर 2024 की बिसात मौजूदा मोदी सत्ता को डिगाने लगी है और यह डिगाना अपने घर के भीतर भी है और घर के बाहर भी है। ऐसी राजनीतिक परिस्थिति आएगी ऐसा सोचा नहीं गया था और शायद इसीलिए 8-10 मुद्दे इस दौर में इतने बड़े हो चले हैं जो पार्लियामेंट के भीतर की बहस को भी कमजोर साबित कर देते हैं। क्या वाकई यह संभव था कि इस देश के भीतर में मणिपुर सरीखी घटना हो और प्रधानमंत्री खामोश रहें? क्या वाकई यह संभव था कि इस देश के भीतर में एक बड़ा कॉरपोरेट घोटाला हो और प्रधानमंत्री खामोश रहें? क्या वाकई यह संभव था कि इस देश में अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के साथ यौन शोषण हो और वो भी बीजेपी सांसद पर आरोप लगे और प्रधानमंत्री खामोश रहें? क्या यह संभव था कि इस देश के भीतर में पहली बार 13 लाख करोड़ रुपए कॉरपोरेट जो बैंक से लेकर फरार हो गई उसको माफी दे दी जाए और प्रधानमंत्री उल्टा कहने लगे कि बैंक देखिए लाभालाभ की स्थिति में है? क्या वाकई यह संभव था कि इससे पहले मंडल और कमंडल दोनों को एक साथ लेकर बीजेपी चलने की परिस्थिति में खड़ी हो जाए, जो मौजूदा वक्त में वह इसलिए खड़ी है क्योंकि उसको पता है सामने वाले की ताकत बड़ी हो चली है, तो उसमें सेंध लगाने के लिए उसी के मुद्दे के साथ आप खड़े हो जाइए। क्या पता था इस बात का? क्या वाकई जानकारी थी कि इस देश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी हो जाएगी जहां पर नौकरियां तो दूर की बात है, 2 जून की रोटी मुहैया भी अगर सरकार नहीं कराएगी तो इस देश के भीतर में लोगों का आक्रोश सड़क पर आ जाएगा। उसको किसी भी हालत में थामना है तो उसको गरीब कल्याण के नाम से ही सही, लेकिन 5 किलो अनाज के जरिए उस गुस्से को थाम दीजिए। क्या किसी ने यह सोचा था? क्या वाकई इस देश के भीतर किसी ने सोचा था कि जो तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन का जो काम है वो अपना कामकाज छोड़ देंगे और प्रधानमंत्री चुप्पी थामे रहेंगे? क्या वाकई किसी ने सोचा था कि करप्शन को लेकर जो प्रधानमंत्री बोलता रहा हो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो तमाम खाने वालों को अपने साथ ले आए
और महाराष्ट्र के भीतर तो खुल्लम खुल्ला 15 दिन के भीतर कायाकल्प हो जाए। कल तक जिस पे आरोप लगा रहे थे आज उसको साथ लेकर उसकी पूरी फाइल बंद करवा दें, क्या किसी ने ऐसा सोचा था? और अगर ये सारी बातें नहीं सोची थी तो इसका अंत क्या उस चकाचौंध की पार्लियामेंट में होगा जहां पर 900 करोड़ की पार्लियामेंट बनाकर इस बात का खुले तौर पर ऐलान किया जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं और इतना शानदार चबूतरा हमने इस देश के भीतर में बनाया है जिस पे कोई भी गर्व करे और यहां आकर लोकतंत्र को जी ले। क्या यह स्थिति देश के भीतर की है? ये सारे सवाल पहली बार इस संसद के विशेष सत्र के दौर से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि अभी तक प्रधानमंत्री जिन बातों का ऐलान करते थे उसमें संसद शामिल नहीं होती थी। पहली बार संसद भी शामिल है, संसद का विशेष सत्र भी शामिल है, नई पार्लियामेंट भी शामिल है। इस देश के भीतर में राष्ट्रपति भी उस बहस का हिस्सा है जहां पर इस देश के राष्ट्रपति को अभी तक आमंत्रित किसी भी प्रोटोकॉल के तहत उस पार्लियामेंट में नहीं किया गया जिस पार्लियामेंट की चकाचौंध में पूरी सत्ता मदमस्त हो गई। और संयोग से राष्ट्रपति महिला भी है और महिला बिल पे आप चर्चा भी करना चाहते हैं और नहीं भी लाना चाहते हैं। आप इस देश के आदिवासियों को लेकर वनवासी के तौर पर आरएसएस काम करती रह गई, लेकिन महिला आदिवासी वह राष्ट्रपति उसको लेकर भी खामोशी बरत रहे हैं। ये सारे सवाल प्रधानमंत्री ने जो तीर फेंका क्या वो उल्टा तो नहीं पड़ गया? और अगर उल्टा पड़ गया है तो क्या वाकई आप कहीं के नहीं रहे? और अगर कहीं के नहीं रहे तो क्या इस दौर में सबसे बड़ी बात यह हो चली है कि कल तक इस देश की राजनीतिक सत्ता जो जनता की नब्ज को पकड़ती थी, पहली बार राहुल गांधी ने सत्ता की उस नब्ज को पकड़ लिया कि दरअसल आपकी नब्ज सिर्फ दिखाने की है, बताने की है, ऐलान करने की है, इस देश में चीजों को लागू करने की नहीं है। और यह खुला खेल अब 2024 के लिए पूरा मैदान खुल चुका है। और इसीलिए अब आप कल के बाद से इस देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी के सांसदों को और प्रधानमंत्री की शुरुआत बनारस से जो उनकी रैली होगी उसमें आपको सुनाई देगा महिला आरक्षण, महिलाओं का हित, महिला एक वोट बैंक और महिला सभी बीजेपी के साथ, क्योंकि इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। वो सवाल एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, पासमानदा समाज का हो, एक वक्त के 3 तलाक का हो, कोई भी सवाल हो, अगर इस दौर में दांव उल्टा पड़ चुका है तो मतलब बहुत साफ है कि 2024 को लेकर सत्ता की सांसें फूल रही हैं और वो संसद के बाहर निकलकर खुले आसमान को देखने को तैयार नहीं है कि मौसम बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।